तो तिलक राय बेड़ जी के मन में ये डर बैठा था कि बलवंत राय अरोड़ा की इतनी बात होगी शहर में, बलवंत राय अरोड़ा के बिना पत्ता नहीं हिलता, पुलिस नहीं हिलती, कहीं ये मेरे खिलाफ एमएलए का चुनाव ना हो। मैं नहीं आया तो राजकुमार ठुकराल आ गया पंजाबी, उनको पंजाबी का डर था ना, कोई पंजाबी मेरे खिलाफ ना खड़ा हो। बलवंत राय अरोड़ा नहीं आया तो राजकुमार ठुकराल आ गया। मैं तिलक राय बेड़ से अभी भरे मंच पे कह रहा हूँ, ना गद्दारी करी थी, ना करी है, ना जिंदगी में मरते दम तक करूँगा, कफन में लपट जाऊँगा, लेकिन तिलक राय बेड़ से गद्दारी नहीं करूँगा। इस उधम सिंह नगर में जितना भ्रष्टाचार माननीय हरीश रावत जी के टाइम पे हुआ, और ठुकराल जी उस समय विधायक थे, रुद्रपुर नगर निगम का ये हाल है रावत जी कि उन पे कूड़ा फेंकने के लिए ज़मीन नहीं है। आज वेंडिंग जोन बनाने के लिए ज़मीनें ढूंढी जा रही हैं, और इससे बड़ा क्या आप दुर्भाग्य लोग, क्या नाले पे वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है, वो बन गया है, और आज भी तो आज पीआई लग जाएगी और ये वेंडिंग जोन हट जाएगा। बताइए शहर का दुर्भाग्य नहीं है? कितने गरीबों को लूट रहे हो। अरे तुम्हारे अंदर मानवता है, अगर तुम्हें शहर में गुलजार हो ना, तुमसे क्यों पैसा ले रहे हो 100 लाख रुपए। अगर किसी दुकानदार की कोई बात नहीं मानी जा रही तो मेरे टाइम पे हर दूसरे महीने बाजार एक दिन के लिए बंद हो जाता था। अधिकारी को पता होता था अरे मैंने कुछ गलत करा तो मेरे खिलाफ बाजार बंद हो जाएगा, और हम तो ऐसा बंद कराते थे कि चक्का जाम कर देते थे, नहीं तो पीछे किसी दुकानदार से उठा के भेजो। मैं पूरे बाजार में निकलता था, यूं यूं उंगली करता था, शटर नहीं हो जाता था। आज हमारे व्यापार मंडल में पिछले 10 साल से मैं सब देख रहा हूँ, मैं ये तो अगर विश्वास ही नहीं जाग रहा कि हम सरकार के खिलाफ, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ या व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ एक दिन बाजार बंद कर दे। हम चीख चीख के थक गए, तब भी नहीं बाजार बंद हो रहा था। सन 1980 में छात्र राजनीति में डिग्री कॉलेज से वाइस प्रेसिडेंट और 1981 से प्रेसिडेंट के रूप में अपनी राजनीति शुरू करने वाले व्यक्ति के साथ आज हम मंच साझा करने के लिए बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूं रुद्रपुर के पहले व्यापार मंडल अध्यक्ष बलवंत राय अरोड़ा और बल्लू अरोड़ा की। जो लोग इस नाम से वाकिफ़ होंगे वो जानते होंगे इस नाम का जलवा और इस नाम का टेलर अपने समय में क्या रहा है। लेकिन समय बीता, स्वास्थ्य खराब हुआ और धीरे धीरे कर राजनीति से परे होते चले गए। लेकिन आज अचानक से इस दौर पर मेरी उनसे मुलाकात हुई है और आज मैं मंच साझा करने के लिए उन्हीं के साथ बैठा हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत आप सभी लोगों का अपने इस मंच पर स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ मंच साझा करने के लिए हैं बलवंत राय और बल्लू अरोड़ा जी। खासा स्वागत है सर आपका पूरी टीम की ओर से। धन्यवाद माननीय अनिल रावत जी। और मेरे को तो पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से आज अचानक से इस मोड़ पे आपसे मुलाकात हो गई, जबकि मैं काफ़ी लंबे समय से बाज़ार में सक्रिय हूँ, लेकिन बीच में हज़ारों बार आपका जिक्र हुआ है। और मतलब जो आपका जिक्र रहता है ना, उसमें वजन बहुत रहता है आपका, कि लोग ये कहते हैं कि एक व्यक्ति था बलवंत अरोड़ा जिसके नाम से चीज़ें सॉल्व हो जाया करती थी। लोगों ने भले ही आज की डेट में 2 व्यापार मंडल हो गए हैं और दोनों के कार्य प्रणाली देख लिए, लेकिन जो जौहर और जो कला और जो टेलर बलवंत अरोड़ा की राजनीति का था वो आज भी लोगों को नहीं दिखाई देता है। ये आपका बड़प्पन है कहने की। मैं माननीय अनिल रावत जी, आज आपकी पूरी टीम का आपने जो मुझे यहाँ समय दिया, मेरा भी बड़ा मन था, क्योंकि आपकी व्यापक चर्चा जो है वो आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ा लोग उसको उत्साहपूर्वक देखते हैं कि माननीय अनिल रावत जी क्या पूछते हैं और सामने वाला उसका जवाब क्या देता है। मैं आपकी पूरी टीम का जो आपने आज मुझे मौका दिया, इसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं एक बात कह दूँ कि मेरे मतलब पैदा होने से पहले से आप राजनीति कर रहे हैं। 82 का मेरा बर्थ है और आप 81 में डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद से फिर धीरे धीरे करके राजनीति की जो आपने चाल पकड़ी है, और पहली बार जब आप व्यापार मंडल अध्यक्ष बने, 15 साल लगातार आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे। बलवंत अरोड़ा के जो लोग जानते हैं, जो चेहरे को और की कार्यशैली को, वो आज भी उस चीज़ के बारे में बातें करते हैं, जिक्र करते हैं, और आज भी बयान होती है। कई बार जब पेज फंस जाते हैं राजनीति को लेके तो आपका जिक्र होता है। ऐसा क्या कारण रहा कि अचानक से फिर 15 साल इतनी लंबी राजनीति करने के बाद ये सब चीज़ों से अचानक से अलगाव हो गया, और आज लंबे टाइम के बाद, मुझे खुद 4 साल लग गए आप तक पहुंचने में या आपको ढूंढने में, देखने में। ये बहुत गहरी बातें हैं। देखिए, वक्त होता है। हमारे रुद्रपुर में किरानों की दुकानों पे बहुत छापे पड़ते थे। हमारे रुद्रपुर के बड़े तेज तरार व्यापारी नेता होते थे, स्वर्गीय आदरणीय लेखराज तनेजा जी, उनकी भी किराने की दुकान होती थी। और व्यापारियों के लिए उनसे ज़्यादा लड़ने झगड़ने वाला आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और तर्क करने वाला आदमी भी, और अधिकारी को कैसे तर्कों से नीचे किया जा सकता है, उस जैसा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा।
बहुत बढ़िया तर्क होते थे और व्यापारियों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। मैं छात्र राजनीति में रहा, बहुत बढ़िया राजनीति में रहा। शुरू में मैं खेलों में बहुत ज़्यादा रहा। बिरला विद्या मंदिर नैनीताल बहुत बढ़िया पब्लिक स्कूल है, वहाँ का मैं छात्र रह चुका हूँ और वहाँ के रुद्रपुर में सैकड़ों छात्र हैं, बहुत अच्छे परिवारों से हैं। और मुझे खुशी है, जब मैं इंटर में था, हम 32 लड़के थे इंटर में, 1978 की बात है जब हमने इंटर पास आउट करा। अब तो CBSE बोर्ड हो गया, उस समय यूपी बोर्ड होता था जी। तो हम साइंस में थे, 32 लड़कों में 30 लड़के हमारे साथ के, 3 IAS बन गए, 2 IPS बन गए, 25 लड़के DM नेफ्रोलॉजिस्ट, कोई DM कार्डियोलॉजिस्ट, कोई शुगर का मैदानता में, मैक्साकेत में, ऑल इंडिया एम्स में, हल्द्वानी में, अपोलो मद्रास में, धीरू भाई अंबानी का जो अस्पताल है, लीलावती अस्पताल मुंबई में, कार्यरत हमसे हमारे संबंध बने हुए। बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे हमारे साथ के लड़के हैं। अभी हमारे मोहन श्रीवास्तव जो सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी थे, रिटायर होके आए हैं। और इससे पहले जो सिक्किम के वाइस CM थे, वो भी हमारे क्लासमेट थे। बिरला के बहुत लड़के रुद्रपुर में, बातें होती हैं उन सब लोगों से आज? बहुत बढ़िया है। अब हमारे रुद्रपुर में हमारे बिरला वाले लड़कों ने एक पुराना ग्रुप बना लिया है। हमारे बालकिशन मिड्डा जी हैं, उन्होंने पुराना ग्रुप बनाया। रुद्रपुर के करीम जो है वो उस ग्रुप में है। और हमारे टाइम के लड़के पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते थे और खेलों के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती थी। खेलों से बात याद आई है, आप ऑल इंडिया बॉक्सिंग के, जूनियर बॉक्सिंग के भी सदस्य रहे? मैं बॉक्सिंग का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी रह चुका हूँ और मैराथन जिसको क्रॉस कंट्री कहते हैं उसका भी मैं बहुत बड़ा रह चुका हूँ। बॉक्सिंग का मेरा बहुत शुरू से शौक़ था। जब मैं 9th क्लास रुद्रपुर से बिरला विद्या मंदिर गया तो बॉक्सिंग में मेरा बड़ा रुझान था। 1976 से मैंने बॉक्सिंग सीखी और इतनी अच्छी सिखाई। एक मेरे गुरुजी हैं, वो आज भी इंडिया की ओलंपिक संघ के भी, इस समय तो उत्तरांचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री निर्वाण मुखर्जी जी। और विदेशों में इंडिया की टीमों में जब भी ओलंपिक खेल होते हैं तो उनके साथ उनको सरकार मौका देती है जाने का। बहुत बढ़िया जिम्नास्ट वो हैं। तो उन्होंने बॉक्सिंग जब सिखाई तो मैं 1977 में इंडिया की जूनियर टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया और बहुत अच्छी बॉक्सिंग खेली। 1978 में मैंने इंटर जो है 82% मार्क्स से पास करा। उस समय 82% बहुत होते थे। यूपी बोर्ड से तो बहुत मैं आपको बात काट रहा हूँ। यूपी बोर्ड से तो मैं कहता हूँ पास आउट होना ही 60% ही, मतलब आज की डेट में समझ लीजिए, मतलब CBSE बोर्ड के 90% की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, यूपी बोर्ड के 60-70%। मैंने हाई स्कूल भी फर्स्ट डिवीज़न से पास कर रखा है बिरला से, इंटर भी फर्स्ट डिवीज़न से पास कर रखा है और BA जब मैंने यहाँ रुद्रपुर डिग्री कॉलेज से करा तो पूरे कुमायूं में टॉप करा जी। वो मुझे गोल्ड मेडल मिला। BA वो भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास करा और MA भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास करी। थ्रू आउट में फर्स्ट क्लास स्टूडेंट रहा। इतनी बढ़िया सब कुछ आपकी लाइफ में वेल सेटल्ड चलने के बाद ये फिर राजनीति में व्यापार मंडल अध्यक्ष, डिग्री कॉलेज अध्यक्ष, ये नहीं होगा कि आप अपनी दिशा से भटक गए? हमारे टाइम पे डिग्री कॉलेज में कुल 500 बच्चे होते थे जी, जिसमें से 250 हम लड़के थे, 280 लड़कियां थी। तो उस समय ये छात्र राजनीति में ना, ये राजनीति उस समय प्रवेश थी। माननीय नरेंद्र तिवारी जी का बड़ा दखलंदाजी होता था। तो उस समय 2 ग्रुप बन के चुनाव लड़ते थे। एक ग्रुप में हम होते थे, माननीय तिलकराज भेड़ जी होते थे, माननीय पवन अग्रवाल जी होते थे, सुभाष खंडेलवाल जी होते थे। और इस शहर के एक हीरा थे, हीरा, मैं उस शब्द को हीरा नहीं कहूँगा, बहुत बढ़िया हीरा था, स्वर्गवासी आदरणीय श्री राजेंद्र गंभीर, जिसको ये शहर भूल ही नहीं सकता, जिसने यहाँ की शहर के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपना सर्वस्व धन संपदा कुर्बान कर दी। राजेंद्र गंभीर का नाम कभी आप लेंगे, आज शहर के लोग उस नाम को भूल रहे हैं, तो ये शहर का दुर्भाग्य है। आज तिलकराज भेड़ किसी की बदौलत है तो वो तिलक आदरणीय श्री राजेंद्र गंभीर है, जिसने तिलकराज भेड़ को आज यहाँ तक खड़ा करा और राजनीतिक इस मोहन पे है। तिलकराज भेड़ उनके पैर धो के भी पिए ना, वो तो स्वर्गवास हो गया, तो भी कम है। राजेंद्र गंभीर को शहर कभी नहीं भूल सकता, मैं तो नहीं भूल सकता, मैं बाकियों नहीं। आज उनके भाई भतीजे बहुत काम कर रहे हैं। आपने नाम ले लिया है तिलकराज भेड़ जी का, ठीक है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे।
किसी टाइम पे बलवंत अरोड़ा जो तिलकराज बिखेड़ के खासों में से एक होते थे, और जिसकी बदौलत ये है कि आप व्यापार मंडल अध्यक्ष भी रहे और सब कुछ। फिर उसके बाद अचानक से ये सब चीज़ें बैकफुट पर कैसे किसी टाइम ये होता था कि हमारे तिलकराज बिखेड़ जी के लोग कहते थे कि नवरत्न है, नवरत्नों में पहले दूसरे नंबर पे हमारी गिनती होती थी। हम जो तिलकराज बिखेड़ से कहते थे, तिलकराज बिखेड़ उसको आँख मूंद के विश्वास किया करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। जब पंजाबी सभा हमने 1998 में रुद्रपुर में गठन करा तिलकराज बिखेड़ जी के कहने से, सुविधा होटल है काशीपुर बाईपास रोड पर, उसमें एक हमारे बड़े भाई हैं श्री महेंद्र छाबड़ा और एक मेरा छोटा भाई है गुलशन छाबड़ा। रिश्ते में तो नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया संबंध है मेरे। और माननीय सुनील ठुकराल जो हैं इस समय बीजेपी के नगर अध्यक्ष हैं, उनके सगे मामा हैं, तो उनका भी बड़ा शहर के योगदान रहता था। पंजाबी सभा की स्थापना हुई, 19 लोगों ने 1900 रुपये इकट्ठे करे 100 रुपये देकर, और उससे रुद्रपुर में पूरे उत्तरांचल उस समय पहली बार लोहड़ी मेला लगा। और उसके बाद मैं इस मामले में कुछ कह देता हूँ साथियों। सन 1998 में पंजाबी महासभा की ओर से पहली बार रुद्रपुर में एक पंजाबी महासभा बनाई गई, जिसके संस्थापक अध्यक्ष में था। हाँ, संस्थापक अध्यक्ष आप थे। पहली बार एक लोहड़ी मेला लगा है और जो इसकी परंपरा आज तक आगे चलती आ रही है। लेकिन वो समय जब धीरे धीरे करके अपने चरम पर आता है तो पुरानी चीज़ों को भुला देता है, और लेकिन इतिहास फिर हमेशा दोहराता है और चीज़ें फिर निकल कर आती है। और आज उसी में से कड़ी में से एक व्यक्ति मेरे साथ बैठे हैं, बलवंत अरोड़ा जी। ये तिलकराज बिखेड़ जी के खास से आपने खुद ये कह दिया नवरत्न हुआ करते थे, नवरत्न में से पहले और दूसरे नंबर वाला व्यक्ति। आज मैंने तो कभी आपको तिलकराज बिखेड़ जी के साथ पिछले लंबे समय से नहीं देखा है, इसकी वजह वो मैं बात आपको बताऊंगा। जब आप खुले मन से पूछ रहे हैं तो मैं खुले मन से आज पहली बार ज़िंदगी में, ये मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं पहली बार अपने दिल की सच्ची बात आपके मंच पे कहूँगा। आज तक मैंने नहीं कही। वर्तमान में तिलकराज बिखेड़ जी मेरे समधी है, लेकिन फिर भी मैं अपने मन की बात, अपने मन की पीड़ा कहे बिना, लेकिन मैं कहने से पहले कुछ ऐसा कह देता हूँ कि बात बहुत दूर तक जाने वाली है। उसका मुझे कोई दर्द नहीं है। उनके प्रति जो मेरी रिश्तेदारी जो वो है वो मेरे मन में आज भी है। उनके प्रति जो मेरा सम्मान है वो आज भी है। आज भी कहीं बात होती है तो मैं सबसे पहला नाम अगर रुद्रपुर शहर में विकास पुरुष के नाम पे लेते हैं तो मैं माननीय श्री तिलकराज बिखेड़ जी। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मैं तिलकराज बिखेड़ जितना काम इस शहर में कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनका डर कहाँ है वो डर मैं आज आपको बताऊंगा। मतलब आज बहुत कुछ ऐसा पता लगने वाला है। डर बताऊंगा कि तिलकराज बिखेड़ के अंदर डर क्या, और वही डर उनको रुद्रपुर के 2 चुनाव हरवा गया। चलिए तो आप ही मुंह से सुनते हैं। जब हमने लोहड़ी मेला शुरू करा, लोहड़ी मेला बड़े धूमधाम से चलता रहा था। एक बार 2002 या 2003 की बात है, हमारे पे लोहड़ी मेले के लिए 100 रुपये भी नहीं थे। एक राकेश सुखीजा जी हैं 5 मंदिर के बगल में, बिजली का काम करते हैं। हमने कहा राकेश यार लोहड़ी मेला तो हर साल लगना ही है, पैसे हैं नहीं। वहाँ यशपाल घई जी बैठे थे, जनसंघ के बहुत बड़े और बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने एक बार गदरपुर बुलाया था, और मेरे ख्याल में 21 से 51 लाख की थैली बैठ करी थी उस ज़माने में। इन्होंने माननीय यशपाल घई जी ने, इन्होंने कहा लोहड़ी मेला करो, ये 2000 रुपये मेरी तरफ से है। और वहाँ पे एक सुधीर टेंट वाले बैठे थे, एडवांस टेंट वाले, उन्होंने कहा टेंट मेरी तरफ से फ्री है, और लोहड़ी मेला हो गया। और पहला लोहड़ी मेला ऐसा था जिसमें 20,000 रुपये की 20,000 पब्लिक आई, इतनी भीड़ थी। और एक शैलेंद्र गोरोवर है, पेप्सी कोका कोला का काम करते थे, उन्होंने अपनी तरफ से पेप्सी 1 रुपये की बोतल में फ्री बांटी। तो लोगों की मिली भावना थी। पंजाबी सभा चलने लगी साहब, पंजाबी सभा का नाम बड़ा होने लगा। माननीय तिलकराज बिखेड़ जी प्रदेश अध्यक्ष हो गए। हमने कुछ समय बाद पंजाबी सभा छोड़ दी। जब तिलकराज बिखेड़ जी ने पंजाबी सभा की प्रदेश कार्यकारिणी की स्थापना करी, उस समय मैं रुद्रपुर का नगर अध्यक्ष था, तो इन्होंने प्रदेश में मुझे कोई स्थान नहीं दिया। तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई कि मैं ऐसे व्यक्ति को जिसने उसकी संस्थापना रखी है, हाँ, और उन्होंने मेरा स्थान 0 कर दिया। कुछ समय बाद बिखेड़ जी का फ़ोन आया भी पंजाबी सभा के चुनाव वाले हैं, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मज़े की बात ये रही है कि जिस आदमी ने पंजाबी सभा की स्थापना करी हो, जब रुद्रपुर के नए पंजाबी सभा का गठन हुआ, उसमें सरपरस्ती नाम की चीज़ भी बलवंत अरोड़ा को तिलकराज बिखेड़ जी ने नहीं दी। तो तिलकराज बिखेड़ जी के मन में ये डर बैठा था कि बलवंत राय अरोड़ा की इतनी बात होगी शहर में कि बलवंत राय अरोड़ा के बिना पत्ता नहीं हिलता, पुलिस नहीं हिलती, कहीं ये मेरे खिलाफ एमएलए का चुनाव ना लड़ ले। उनका डर ही उनको ले डूबा।
जो मैं सच बात बता रहा हूँ आज, अब मैंने आपसे कहा था ना सच बोलूँगा, सच यही है। मैं नहीं आया तो राजकुमार ठुकराल आ गया पंजाबी, उनको पंजाबी का डर था ना, कोई पंजाबी मेरे खिलाफ ना खड़ा हो। बलवंत राय अरोड़ा नहीं आया तो राजकुमार ठुकराल आ गया। क्या बलवंत राय अरोड़ा चुनाव लड़ते? ना, मैं तिलक राज भेड़ से अभी इस भरे मंच पे कह रहा हूँ, ना गद्दारी करी थी, ना करी है, ना जिंदगी में मरते दम तक करूँगा। कफन में लपट जाऊँगा लेकिन तिलक राज भेड़ से गद्दारी नहीं करूँगा। तो फिर ये बात कहाँ से चल के आई कि तिलक राज भेड़ को जिन्होंने समझाया होगा, उनके जो नवरत्नों में नवरत्न हम भी थे, बाकी 8 और भी तो थे, उन 8 में किसी ने समझाया होगा। मैं एक चीज़ पूछना नहीं, मैं एक बात और दूंगा आपको दीपक रावत जी। यहाँ पे माननीय जिलाधिकारी आए थे, जिलाधिकारी तो 2-3 आए जिन्होंने हमारी बड़ा मान था। सुंदरलाल मोहाल जी जिलाधिकारी आए थे, उनका मेरे से इतना ज़्यादा प्रेम हो गया। और एक सुरेंद्र सिंह नेगी थे एसएसपी साहब, और एक अमित सिन्हा जी एसएसपी साहब थे। माननीय अमित सिन्हा जी समय एडीजीपी हैं उत्तरांचल, उनका तो कार्यकाल हमने देखा है। तो वो मेरे टाइम पे दोनों एसएसपी थे और दोनों ने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया, बहुत इज्जत करी। मैं जो कहता था वो करता था। और एक यहाँ पे एक लेडी वो थी, एडिशनल पहले सीओ थी, बाद में एडिशनल एसपी बन गई, उनका नाम मैं अपने मुंह से नहीं लेना चाहूँगा। अगर किसी आदमी का स्कूटर का चालान हो जाता था ना, उस समय 200 रुपये का चालान होता था, मतलब 12 बजे चालान होता था। फ़ोन की व्यवस्था कम होती थी, कम मोबाइल होते थे, लेकिन मेरा नंबर होता था 9837054549। मैं रखता था, मेरे फ़ोन आया था, स्कूटर हो गया, मैं कहीं पे भी होऊंगा भाई साहब, मैं 2 मिनट में उसका स्कूटर छुड़वा के। और लोग इतने आराम परस्त हो गए थे, कहते यार बोलो स्कूटर छुड़वा दिया है, दुकान पे भी छुड़वा दे यार। मतलब स्कूटर भी हम चला के उसकी दुकान पे छोड़ने आते थे और 200 रुपये भी अपनी जेब से भरते थे चलान के। ऐसे ऐसे लोगों के अंदर आराम पस्ती। वो कहते हैं नेतागिरी में उसी का काम करना चाहिए जो 10 चक्कर काटे, तब उसको पता चलता कि ये काम की वैल्यू है। जो आदमी पहली बार में काम कर देगा ना, वो नेता नहीं, वो हमारी तरह बेवकूफ़ है। हमसे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये हुई कि रात को आदमी 12 बजे आ गया, भाई साहब थाने जाना, मेरे साथ ये घटना घट गई। हम 12 बजे बनियान डाली, पत्रकार हैं आपके, आकाश आहूजा हैं, बहुत पत्रकार हैं, आज भी बता देंगे। हम तो उस समय बनियान निक्कर और टूटी चप्पल में डीएम ऑफिस भी चले जाते थे, एसएसपी ऑफिस भी चले जाते, थाने में भी चले जाते। हमारे मन के अंदर कोई डर ही नहीं होता था, क्योंकि किसी से कोई पैसा ही नहीं लेना होता था। हम जाते थे 12 बजे भी, आदमी जेल में बंदे छुड़वा के ले आते थे, नजायज है तो उन्हें कुछ नहीं कहते थे। लेकिन व्यापारियों के लिए जितनी कुर्बानी मैंने करी है भाई साहब, उस भगवान की ताकत है, उस भगवान का मैं धन्यवाद करता हूँ। और माननीय तिलक राज भेड़ का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं बात फिर कह रहा हूँ, माननीय तिलक राज भेड़ का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने की छत्र छाया मेरे पे थी। और मैंने किसी व्यापारी का उत्पीड़न इस शहर में नहीं होने दिया। अगर किसी का हुआ हो भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के नाते, तो वो आज भी मेरे मुंह पे आपके चैनल पे आके चैलेंज कर सकता है। मैं उसका चैलेंज स्वीकार करता हूँ और मैं उससे बहस करने को आज भी तैयार हूँ। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। मैंने बलवंत राय अरोड़ा के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि मैंने बहुत बार जिक्र सुना है। जो मौजूदा समय में आपके प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं संजय जुनेजा, जो आपके खासे शागिर्द हैं और जो हमेशा कहते हैं कि मुझे राजनीति जो सिखाई है वो बलवंत अरोड़ा ने सिखाई और मैंने उनका दौर देखा है। और वो जो कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं आज कितना भी मतलब कैपेबल इंसान हूँ, मैं उस बलवंत राय का 50% नहीं हूँ। तो अगर वो 50% नहीं है तो फिर बलवंत राय कैसे थे? नहीं, मैं एक बात कहूँ, माननीय संजय जुनेजा जी के अंदर एक बहुत अच्छी पावर थी, व्यापार मंडल के प्रति समर्पित थे। मेरे पास आए, मेडिकल का काम करते थे। ये युवा व्यापार मंडल का मैंने इनको महामंत्री बनाया और ये काम करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। मैं इसकी तारीफ करता हूँ संजय जुनेजा की। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब हम व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, सरकार कांग्रेस की थी, माननीय नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे और तिलक राज भेड़ जी स्वास्थ्य मंत्री थे। और मेरी गिनती तिलक राज भेड़ जी के, अगर रुद्रपुर में तिलक राज भेड़ नहीं है तो ये समझ लीजिए बलवंत राय अरोड़ा रुद्रपुर में तिलक राज भेड़ है। बहुत बड़ी बात हो गई। फिर मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये सच है, ये कड़वा सच है। अगर आपका किसी बंदूक का लाइसेंस बनना है, आपने मुझे कह दिया भाई साहब मेरा बंदूक का लाइसेंस बनना है या मेरा रिवॉल्वर का लाइसेंस बनना है, रुद्रपुर में 500 आदमी मौजूद हैं, 700 आदमी मौजूद होंगे, उनका दूसरे दिन लाइसेंस होंगे घर में पहुंच जाता था भाई साहब। तिलक राज भेड़ जी के आशीर्वाद से इतनी बात थी। मैं डीएम से कहता था ये मेरे व्यापारी का लाइसेंस है, इसकी जान को खतरा है, इसका लाइसेंस चाहिए मुझे 24 घंटे में। और डीएम की हिम्मत नहीं होती थी कि वो 24 घंटे लगा दे, 12 घंटे में लाइसेंस बन के उसके हाथों एक पैसा रिश्वत का नहीं लगता। आज तो 1 साल लग जा रहा है। साल नहीं, मैं आपको बात बताऊंगा अभी। आप उस समय 10,000 रुपये खर्चा आता था लाइसेंस बनाने में। भाई बाबुओं को
जो पैसा लगता था वो तो मैं रोक नहीं सकता था। 2000 रुपये का स्टाम्प पेपर आता था वो मैं नहीं रोक सकता था। जैसे जैसे वो समय सरकार चली गई, तिवारी जी की माननीय खंडूरी जी यहाँ के वो बन गए, तिलक राजपेट जी विधायक बन गए। उस समय एक नवरंग स्वीट हाउस पे बहुत बड़ी घटना घटी, उसमें संजय जुनेजा जी को जेल हुई, मेरे छोटे भाई आशीष अरोरा उसको जेल हुई, उसके साले मनीष को जेल हुई, नवरंग के मनीष है उसको जेल हुई। इतना मारा पुलिस ने साहब, इतना मारा। और उसको मारने में एक वर्तमान में तो पूर्व विधायक हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्र के एक विधायक भी रह चुके हैं 2 बार। वो उन्होंने एक जात बिरादरी होने के नाते, दोनों डीएम भी उसी जात बिरादरी के थे और एसएसपी भी इसी जात बिरादरी के थे, और ये कह के पिटवाया ये चारों आदमी तिलक भेड़ के खास है। तिलक राज भेड़ की मोहर लगी हुई थी इन चारों पे, और उनके सरों पे डंडे मारे गए, और आज तक मेरे भाई का सर सही नहीं हुआ। मैं 6 बार MRI करा चुका हूँ। आप उनकी पिटाई को देख लेते रावत जी, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। केवल अपने व्यापारी के लिए लड़ने वाली, व्यापारी से लड़ने वाले। क्या लड़ाई थी संजय जुनेजा की? भाई आप वो सिलेंडर ले जा रहे हो, आप उसको उठा के ले जा रहे हो, नवरंग रेस्टोरेंट का चालान कर रहे हो, और आप गए और इसलिए पिटाई की कि आपके तिलक राज भेड़ के आदमी है। अरे इसमें कोई लड़ाई लड़ने वाली बात है? लेकिन बात फिर वहीं से ही शुरू होती है। मैं फिर वही से कहता हूँ, 15 साल व्यापार मंडल अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति अचानक से राजनीति से गायब हो जाता है। मैं जब कहीं से कहीं तक फ्रेम में नहीं दिखाई देता। मैं एक बात और बता दूं, मेरे टाइम पे फ्री होल्ड की स्कीम आई थी और लोगों ने अंधाधुंध फ्री होल्ड कराए। हमें जो तिलक राज भेड़ जी कहते हैं इसका फ्री होल्ड होना, हम उसका फ्री होल्ड करा देते। रात के 1-1 बजे 2-2 बजे बैठ के भी कर्मचारी से मिलकर फ्री होल्ड हो जाता था। बहुत फ्री होल्ड हुआ। अब तो हमारे टाइम तो फ्री होल्ड करने के लिए 10-20 हज़ार रुपये की तो मैं नहीं कहता, और आपके सामने झूठ बोलना भी बेईमानी होगा। भाई 10-20 हज़ार रुपये बाबू ले लें या कोई ले ले तो खर्चा आता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ज़मीन के जैसे रुद्रपुर में पहले ज़मीन 2 लाख रुपये एकड़ होती थी, फिर जब थोड़ा समय आया तो 20 लाख रुपये एकड़ हो गई, करोड़ों रुपए पहुंच गई है, फिर अब तो करोड़ों में है। और आप समझ लीजिए इस उत्तरांचल का सबसे बड़ा सत्यानाश और इस ऊधम सिंह नगर का सबसे बड़ा सत्यानाश करा तो करा कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी ने। इस ऊधम सिंह नगर में जितना भ्रष्टाचार माननीय हरीश रावत जी के टाइम पे हुआ, और ठुकराल जी उस समय विधायक थे, जितनी ज़मीन नगर निगम की हाई कोर्ट में विचाराधीन थी कि ये ज़मीन खाली कराई जानी चाहिए, और नगर निगम को ज़मीन चाहिए थी, किच्छा बाईपास रोड कई ज़मीन, वो ज़मीन यहाँ एक पंकज पांडे जी जिलाधिकारी थे, आजकल मेरे ख्याल में सूचना के कुछ हैं प्रमुख हैं उत्तरांचल के, उन्होंने वो सारी ज़मीन उस समय के कांग्रेस के नेताओं से मिलके, चाहे उसमें मैं किसी का नाम लूँ, पुष्कर जैन जी रहे हों, चाहे कोई भी रहे, हरभजन सिंह रहे हों, उनके साथ मिलके तिलक, और अगर राजकुमार ठुकराल इतने ईमानदार थे, 1500 करोड़ रुपए की ज़मीन का घोटाला हुआ था, आज तो वो ज़मीन 15,000 करोड़ रुपए की है। राजकुमार ठुकराल ने वो मुद्दा विधानसभा में क्यों नहीं उठाया कि रुद्रपुर में ज़मीन बंदरबाट की जा रही है? एक बार भी वो मुद्दा नहीं उठा विधानसभा में, वो सारी ज़मीनें वो फ्री होल्ड कर दी गई। आज रुद्रपुर नगर निगम का ये हाल है रावत जी कि उन पर कूड़ा फेंकने के लिए ज़मीन नहीं है। आज वेंडिंग जोन बनाने के लिए ज़मीनें ढूंढी जा रही हैं, जबकि रुद्रपुर नाले पर वेंडिंग जोन बना दिया जा रहा है। और इससे बड़ा क्या आप दुर्भाग्य लोग हैं? क्या नाले पे वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है? बन गया, और आज नहीं तो आज PIL लग जाएगी और ये वेंडिंग जोन हट जाएगा। वो नाला PIL का हिस्सा है, हटेगा वो, ये वेंडिंग जोन 100% हटेगा। बलवंत जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस वेंडिंग जोन की हम बातें कर रहे हैं, आज नहीं तो कल जब उस पर कार्रवाई होगी तो जो मौजूदा समय में उस समय के जो अधिकारी हो उन पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि वो वेंडिंग जोन का काम ऐसे दौर पर शुरू हुआ था जिस समय पुराने वाले मेयर का कार्यकाल खत्म हो चुका था और उसके जो नगर निगम का जो अधिकारी वो था, वो वहाँ के MNA साहब और जिलाधिकारी के सुपुर्दगी थी। ठीक है, इस मामले का किसी नेता से उस समय मुझे नहीं लगता कोई इत्तेफाक या बाकी कोई रहा हो। तो ये तो बात तय है कि वो एक PIL का हिस्सा है, और जो एक नाले में जो पूरी शहर जो PIL के बाद जो शहर ने दंश झेला है, ठीक है, उस PIL का हिस्सा है। आज नहीं कल नहीं परसों उस PIL का हिस्से में अगर सुनवाई में कोई रिपोर्ट आ जाती है तो इस वेंडिंग जोन को वहाँ से हटना तय है। मैं वही बात कह रहा हूँ रावत जी, ये इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, IAS PCS अधिकारी नगर निगम में बैठे हुए हैं। माननीय रामपाल जी उस समय मेयर थे,
मुझे एक बात आप और बता दीजिए, आप तो एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और आप इस चीज़ की खोजबीन भी कर सकते हैं। जब G20 सम्मेलन हुआ और राम मनोहर लोहिया मार्केट उजाड़ी गई, आपने हरे हरे पर्दे देखे होंगे जगह जगह लगे। जी 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 जी। उस हरे पर्दों की कीमत आपको पता कितनी थी रुद्रपुर में? आप कभी नगर निगम में या कहीं से पता कराइए अपने सूत्रों से, मैं वो यहाँ बोलूँगा तो एक बेईमानी हो जाएगी। करोड़ों रुपए में वो कीमत पर्दों की बैठी थी भाई साहब, और 100 मीटर पर्दा नहीं लगा हुआ था। आप कभी जाइए, मैं उसकी आपको कॉपी ला के दूंगा। मैं उस हरे पर्दे पे अगर बात करने पे आ जाऊं तो मैं ये मानता हूं कि अगर वो हरे पर्दों की कीमत करोड़ों रुपए थी तो थोड़े चंद लाखों रुपए के और हरे पर्दे राम मनोहर लोहिया मार्केट के सामने लगाकर राम मनोहर लोहिया मार्केट बचाई जा सकती थी। अरे कुछ नहीं करते, राम मनोहर लोहिया मार्केट के दुकानदारों से ये कहते कि भैया यहाँ पे आप अपने पैसों से यहाँ से लेके वहाँ तक पर्दे लगा लो। हाँ। या पूरे आप ये देखिए ना, पूरा नैनीताल रोड बचा दिया गया। जिनके 150 फुट ग्रीन बेल्ट है, उनको जो डॉक्टर बैठे हैं वो बैठे, उनको तो आपने बचा दिया क्योंकि वो आपको पैसा देते थे। राम मनोहर लोहिया के दुकानदार आपको पैसा नहीं देते थे, उनको आपने उजाड़ दिया। लेकिन आज तो वो NH की जद में आकर सारी चीजें खत्म करने कहाँ से खत्म हो रही है मुझे बता दीजिए। तो मजार हटी NH की आप जद देख लीजिए ना, ये नैनीताल रोड पे चले जाइए, ये जो थोड़ा सा आगे, अब मैं मुंह से नाम लेने को, विशाल मेगा वार्ड जहाँ बना हुआ है, उसके बाहर दुकानें 2-2 लाख रुपए रोज में, एक दुकान 2 लाख रुपए किराए पे चढ़ गई है। लेकिन वो फुटपाथ पे बनी है 150 फुट की ग्रीन बेल्ट पे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि NH की जद पे आने से मजार हटा दी गई। मजार पहली चीज वो थी, अब उसके बाद वो उन्होंने ये कहा है कि NH पे जो भी चीज आएंगी सब चीज हटाई जाएगी। कब आएंगी मुझे बताइए, कब आएंगी? अब ये तो NH के अधिकारी बताएंगे इस बात को। नहीं, NH के अधिकारी नहीं, माननीय विकास शर्मा जी ने एक बात कही थी कि ये जो मजार हटाई गई है, मैं मजार हटाने का विरोध नहीं कर रहा। अगर वो अतिक्रमण की जद में आ रही है तो हटाना प्रशासन के लिए अच्छा है। मैं आज भी तारीफ करता हूँ प्रशासन की। वो शिव अरोड़ा जी ने हटवाई हो, इसका श्रेय तो आप देखिए ना, श्रेय कौन ले रहा है? दोनों ने लिया है। किसने? दोनों ने लिया है। एक मेयर साहब ने भी लिया और विधायक जी ने लिया। और विधायक जी ने कहा कि लैंड जिहाद का मैटर है। उसके बाद ये देखे उन्होंने कहा मुझे धमकी आ गई, और धमकी आने के बाद वो हैदराबाद में पूजा पाठ पे बैठ गए। आपने देखी थी फोटो? जी 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 हैं जी। ओवैसी के पास गए थे क्या? हैदराबाद में तो अजरुद्दीन ओवैसी है ना। वो अगर उसका जिहाद का मामला था तो शिव अरोड़ा जी को डर के मारे शहर नहीं छोड़ना चाहिए था। उसे शहर में बहुत गलत मैसेज गया कि शिव अरोड़ा जी धमकियों से डरकर हैदराबाद चले गए। लेकिन हैदराबाद तो फिर उन्हीं का इलाका है। ये पूरे शहर जानता है इस बात को। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कहूँगा तो कहेंगे कांग्रेसी बोलते हैं। मुझे तो लग रहा है आज बलवंत राय अरोड़ा जो हैं शहर में कुछ करने वाले हैं। आज नहीं, मैं करने वाला, देखिए अब आज जो आपकी बातें हैं ये शहर में बहुत लंबी लाइन खींचने वाली है। लंबी लाइन खींचे ना खींचे, मैं तो ताजी बात ये कर रहा हूँ। आपने बहुत, देखिए ऐसा बेबाक चर्चा कभी कभी देखने को मिलती है जहाँ मन की बात कही जाती है, और मन भी वो जो शहर के इतने, ये तो कल की बात है ना। और राम जन्मभूमि में लोग आज आंदोलन की बात करते हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि तिलकराज भेड़ जी से बड़ा कोई राम भगत नहीं है, हमसे बड़ा कोई राम भगत नहीं है। हमारे पैर देखिए ना, ये पुलिस ने मार मार के क्या कर रखा है। राम जन्मभूमि के निशान है ना, ये राम जन्मभूमि के निशान है। अगर अल्मोड़ा जेल में तिलकराज भेड़ रहा तो बलवंत राय भी अल्मोड़ा जेल में। नहीं, मैं इस बात पे आना चाहता हूँ। देखिए मैं लगातार फिर उसी बात पे आना, 15 साल आपने व्यापार मंडल की राजनीति करी। आप बेहड़ जी के 9 रत्नों में से एक रहे, नंबर 1 दूसरे पे रहे हैं। फिर अचानक आपको बात बता रहा हूँ कि जब तिलक बलवंत अरोड़ा के बिना रुद्रपुर का पत्ता नहीं हिलता था। बलवंत अरोड़ा माननीय जिलाधिकारी से जो काम कह देता था वो काम होता था। रिश्वत नाम की चीज़ नहीं होती थी। अगर किसी को लगता हो कि मेरे टाइम पे उसने पैसा देके रिवॉल्वर का लाइसेंस बनाया है या मेरे टाइम पे पैसा देके फ्री होल्ड कराया है, तो मैं उसको आपके मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि मुझे वो एक बार आके उस जिलाधिकारी के लिए बता दे, मेरे लिए बता दे, या माननीय तिलकराज जी के लिए बता दे। हमारे घर तो लोग क्या करते थे, हम किसी का फ्री होल्ड कराते थे तो दिवाली वाले दिन वो 6 कप दे गया। उस कप की कीमत होती है कि 2.5 रुपये 15 रुपये के कप दे जाता था। लेकिन तब 15 रुपये की कीमत, 15 रुपये का कोई 6 गिलास दे गया। मेरी मिसेज कह रही है आपको ऐसे ऐसे गिफ्ट मिलते हैं क्या? मैं कहा पानी पीने के लिए तो वो गिलास मिल रहे हैं, चाय पीने के लिए कप मिल रहे हैं, कुछ रह जा फिर पिलानी तेरे पति के ऊपर कम से कम लोग कप गिलास तो दे के जा रहे हैं। और एक आदमी ने हदी कर दी, साहब 1 मीटर सफ़ेद कपड़ा दे गया। मैंने कहा इसका क्या करूँगा? कह रहा भाई साहब अच्छा सिलवा लेना। तो वैसा ऐसे ऐसे भी। लेकिन आज तो वैसे लोग सोने की अंगूठियाँ,
बैगों में पैसा भर के दे आते हैं। मैं वही बात कह रहा था, यहाँ पे उधम सिंह नगर की जो भ्रष्टाचार है, आज क्या है, मैं तो बहुत दूर हूँ राजनीति से, लेकिन जो हमारे टाइम पे 10,000 रुपये में काम होता था, वो माननीय राजकुमार ठुकराल जी के टाइम पे वो फ्री होल्ड का काम 30 लाख रुपए पे पहुंच गया था, और माननीय ठुकराल जी ने इसका कोई विरोध नहीं किया। और माननीय ठुकराल जी को विरोध करना चाहिए था। माननीय ठुकराल जी एक अच्छे विधायक थे, और मैं उनके नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल की बहुत तारीफ करता हूँ। जब वो नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस शहर को चमन बना दिया था, क्योंकि तिलक राज भेड़ भी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, वो भी सड़कें बना रहे थे, और राजकुमार ठुकराल उनसे बढ़ के काम करना चाहते थे। देखिए, लकीर बड़ी करने के लिए एक लकीर और मिटानी चाहिए, उसको मिटाना नहीं चाहिए, उससे बड़ा लकीर खींचनी चाहिए, तब वो पहले वाली लकीर छोटी हो जाती है। तो मैं राजकुमार ठुकराल के नगर पालिका के कार्यकाल से बहुत प्रभावित था, लेकिन जब वो ये पूरा शहर फ्री होल्ड हो गया, ये अनाधिकृत जो कोर्ट में केस चल रहे थे वो, लेकिन मैं इस मामले में आता हूँ। लेकिन अभी बीते दिनों कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित कर दिया है कि नजूल पे किसी को भी मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। ये सब नीतियाँ तो फिर उन्होंने खारिज कर दी सिरे से। नहीं, खारिज नहीं कर दिया। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने अभी तक ये चैनल पे किसी को बात नहीं बताई है। एक बहुत बड़ा ग्रुप रुद्रपुर का समाज सेवी ग्रुप, पैसे वाला ग्रुप, जो कि भूमाफिया नहीं है, वो सारी चीज़ें हाई कोर्ट से लेकर इनकी सब चीज़ें अंदर खाने कर्मचारियों से मिलकर इकट्ठी कर रहा है, और वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। कि जब ये इस भूमियों के केस हाई कोर्ट में विचाराधीन थे, तो नगर पालिका या नगर निगम ने वो केस कैसे वापस ले लिए? मतलब नगर निगम ने वापस लिए ना, क्या डीएम के कहने से, पंकज पांडे जी के कहने से, तभी उनको जमीन फ्री होल्ड हुई ना। उन पे ये प्रूफ हो गया, प्रूफ चाहिए होता है आपको एक अपनी नजूल की भूमि कि आपकी कैसे फ्री होल्ड करी जाए। आप अपना प्रूफ दीजिए कि ज़मीन पे मेरा कब्जा है, तभी तो फ्री होल्ड होगी। ऐसे तो चलते फिरते होगे नहीं। प्रूफ ये था साहब, इनका केस जो है हाई कोर्ट में चल रहा, इसलिए इनकी ज़मीन फ्री होल्ड करी। ज़मीन है का के नाम, फ्री होल्ड हो रही है खा के नाम। ये कौन सा नियम है भाई? इससे बड़ी अंधेर करती क्या है कि नगर निगम ने आज नगर निगम के पास अपना कूड़ा फेंकने के लिए जगह नहीं है, और वो जगह 4 लाख रुपए महीने में एक जगह तय हो रही है, और एक एग्रीकल्चर लैंड का रेट 60,000 रुपये साल का होता है। जी। और 4 लाख रुपए महीना, वो भी एक बीजेपी के नेता को। और एक बात मैं और बता दूं, आप पूछने में थोड़ा हर्ज करेंगे, मैं उससे पहले बोल देता हूँ। जो रुद्रपुर ठेलियों का नगर बन गया, रुद्रपुर नहीं रहा, अब ये ठेलियों का नगर बन गया। क्या वजह रही है इसकी? इसकी वजह ये रही कि जब मेरे टाइम पे पहली बार ठेलियाँ उजाड़ी गई, तो हमने उनको गांधी पार्क के सामने जगह दे दी। उस समय हमारे पास वेंडिंग जोन था नहीं। और नैनीताल के रोड के जो दुकानदार सड़क के ऊपर दुकानें लगाते थे, उनको बस अड्डे के साथ बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें 186 दुकानें काटी हमने, 10/12 की, और लॉटरी सिस्टम से दुकानें दे दी। नवोदय के आगे भी कुछ बढ़ाए गए। और उसके बाद नैनीताल जितने ये गजरपुर रोड के दुकानदार थे, इनको वेयर हाउस है गजरपुर रोड पे, उसके सामने खोखे काट के दे दिए। हमने कहा इतनी शेरी हो गई। अब भाई तिलक राज भेड़ जी ने सब कुछ कर दिया, हमने भी कर दिया, व्यापार करने को कोई नाराज भी नहीं हुआ, जगह भी बच गई, जो बचती गई उसको उसमें समायोजित करते गए। अब ये बताइए साहब, वो रेडी वालों ने क्या करा? 6 महीने तक तो सही रहे, शहर रेडी मुक्त रहा। 6 महीने बाद उन्होंने अपनी रेडियाँ 10-10 हज़ार रुपये में जगह बेच दी। वो फिर शहर में आके उन्हीं दुकानों के पास बस गए जिन दुकान मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ। जो भी बाजार से जो ठेला व्यापारी हटा के वेंडिंग जोन में भेजे गए हैं, अगर हम उन ठेला व्यापारियों से जाके बात करके उनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं, या उनसे उनका इस मामले में कोई उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं, तो ये कहते हैं कि हम इस मामले में बहुत खुश हैं, कि हम निगम का धन्यवाद करते हैं कि आज हम कई सालों से ठेला व्यापारी थे, आज हम दुकान के मालिक बन गए। लेकिन दबे बाबू वो ये भी कहते हैं कि हमारे को आज यहाँ पर मतलब 500 रुपये 700 रुपये कमाने में खासा हर्ज हो रहा है। तो लेकिन अभी भी ये हो रहा है कि उन व्यापारियों ने अपनी ठेलियाँ घुमा के फिर बैकडोर से बाजार में पहुँचा दी है, ठीक है, या दाएँ बाएँ लगा दी हैं। यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ राघव जी, बहुत बढ़िया बात पकड़ी। जिस बात पे मैं कहना चाह रहा था, आप पता है कैसे अंतर्यामी आदमी है, मैं तो समझ नहीं आया, आपने मेरी बात पहले पकड़ ली। उन्होंने अपना एक भाई तो वहाँ बिठा दिया है। जी बिल्कुल एग्जैक्ट। और एक भाई को ठेली दे के बाजार में ले आए, बैकडोर से बाजार में, दूसरे बाजार में ले आए। वो वहाँ नहीं बैठे हैं जहाँ वो पहले बैठे थे, अब नई जगह में बैठे हैं। बाजार में उन्होंने दुकान वाले को बताया, भाई तेरे को हम 3,000 रुपये रोज के या 2,000 रुपये रोज के देंगे,
रावत जी एक बात बताइए, बाजार में एक गोलगप्पे ठेली वाला किसी दुकान के आगे ठेली लगाता है, आपको उसकी कीमत पता क्या है? एक गेस्टेड ऑफिसर की कितनी तनख्वाह होती है? मैं जानता हूँ, मैं आपको कितनी तनख्वाह होती है आप बताइए ना। मैं होगी, चलो मानते हैं 50-60-70 हज़ार, वो 1 लाख रुपए लेता ठेली वाले से। मैं आपको इस चीज़ को बताता हूँ। इस बार जब दिवाली के टाइम पर जब वो फड़ व्यापारियों ने जब बाजार में लगाने की जिद करी है, तो एक खील बतासे वाला व्यक्ति ये बता रहा था कि मैं 5 दिन के एक दुकान पे 75,000 रुपये देता हूँ। अरे वो 75,000, और दिवाली पे थोड़ा जहाँ 75,000 बोल रहे हो वो कोना भी मैं आपको बता देता हूँ पंजाबी मार्केट का कोना है, और उससे अगले कोने में जब आओ जाओगे तो वहाँ एक वो मूर्तियों वाला बैठता है, वो 1.25 लाख रुपए देता 6 दिन के। हाँ। बताइए शहर का दुर्भाग्य नहीं है? कितने गरीबों को लूट रहे हो। अरे तुम्हारे अंदर मानवता है, अगर तुम्हें शहर में गुलजार हो ना, तुमसे क्यों पैसा ले रहे हो? 1.25 लाख रुपए आप मतलब 1 लाख रुपए हर आदमी तो चोर बैठा है। एक चोर मैं तो कर, वो जो 10-5% दुकानदार है वो तो महाचोर है। अरे कहेगा तुम 1 लाख रुपए भी ले रहे हो, उसके बाद जो तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार आ जाएंगे उसको गोलगप्पे भी फ्री खिलाएगा, हाँ। टिक्की भी फ्री खिलाएगा, एक टाइम बल्ला भी फ्री खिलाएगा, जूस वाला है तो चाय भी दो बार फ्री, जूस जितने रिश्तेदार है जूस भी फ्री पिएगा साहब। हाँ। अरे गरीब आदमी क्या करेगा साहब? वो मिलावटी चीज नहीं बेचेगा तो क्या बेचेगा? मैं वही जानता हूँ, वो जो 10 रुपए का गिलास था वो आज भी 10 ही रुपए का, लेकिन वो छोटा बहुत हो गया। छोटा तो करेंगे साहब, तिलों में से तेल निकलना है। नहीं, मैं बलवंत राय जी, मैं एक छोटा सा एक सवाल है मेरा, और काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ। आज बीते दिन कुछ एक बड़े सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति के द्वारा एक पोस्ट डाल दी गई थी कि रुद्रपुर की बर्बादी का जिम्मेदार आप किसे कहेंगे? आप 15 साल व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, आते जाते कोई भी, जो पूर्व में भी है, जो वर्तमान में भी है, और जो नहीं रहे वो भी, जो नहीं है वो भी, और जो अब आगे सब है। अब मैं आज व्यापार मंडल की बात कर रहा हूँ। संजय जुनेजा मेरे खास शागिर्द हैं, इनके अंदर इतनी आत्मविश्वास की कमी हो गई है, ये आज तक अपने कार्यकाल में बाजार नहीं बंद करवा पाए। बाजार बंद होने से ये नहीं मतलब होता कि आप बाजार दुकानदार को अहित करो। बाजार बंद से ये होता है कि आपकी एकता की आवाज़ ऊपर तक पहुंचती है। बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। मैं आपको बात करूं। मेरे टाइम पे क्या होता था, तिलक राज बेड़ जी स्वास्थ्य मंत्री थे, माननीय नरेंद्र तिवारी जी मुके, अगर किसी दुकानदार की कोई बात नहीं मानी जा रही तो मेरे टाइम पे हर दूसरे महीने बाजार एक दिन के लिए बंद हो जाता था। अधिकारी को पता होता था अरे मैंने कुछ गलत करा तो मेरे खिलाफ बाजार बंद हो जाएगा, और हम तो ऐसा बंद कराते थे कि चक्का जाम कर देते थे, नहीं तो पीछे किसी दुकानदार से उठा के पूछो। मैं पूरे बाजार में निकलता था, यूं उंगली करता था, शटर नीचे हो जाता था। आज हमारे व्यापार मंडल में पिछले 10 साल से मैं सोच देख रहा हूँ, एक बार भी आत्मविश्वास नहीं जाग रहा। चाहे मेरा भाई भी महामंत्री रहा है, मैं ये तो अगर विश्वास ही नहीं जाग रहा कि हम सरकार के खिलाफ, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ या व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ एक दिन बाजार बंद करते। हम चीख के थक गए, तब भी नहीं बाजार बंद हो रहा था। अरे क्यों नहीं बंद हो रहा? बाजार बंद होने का मतलब ये नहीं कि आपने दुकानदारों को नुकसान करना है, उससे आपने अपनी एकता दिखानी है। अगर हमारा उत्पीड़न मैं मानूं कि अब बाजार का व्यापारी एक नहीं है ना, कई धड़ों में बटा हुआ है, कुछ बहुत धड़ों में। व्यापारी इस समय राजनीति का शिकार हुआ पड़ा है। बीजेपी के कई गुट हैं, कांग्रेस के कई गुट हैं। बीजेपी का गुट कह रहा तुम बाजार फड़ पे कपड़ा लगाओ, फड़ पे घेरो और सब कुछ करो। और माननीय विकास शर्मा जी ने एक बात सोच रखी है कि मैंने शहर को अतिक्रमण मुक्त करना है। मैं उनकी सोच को अच्छा मानता हूँ। मैं आपको बता दूं, कल मैंने उनसे मंच साझा कराया, आज उनकी वीडियो पोस्ट करी है। उन्होंने साफ सीधे जाहिर कर दिया, उन्होंने कहा अतिक्रमण में शहर में 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब चाहे कोई किसी हो जाए, प्यार मोहब्बत से कोई मुझसे बात मनवा ले, जिद में मैं किसी की बात नहीं। जिद में देखो, अगर वो शहर के प्रथम नागरिक हैं, सम्मानित महापौर हैं, अगर वो जिद और ये बातें करेंगे तो इसके लिए तो मैं थोड़ा उनको भी कहूँगा नहीं, उन्होंने ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा है कि उनको एक चीज़ की कमी है, उनको अतिक्रमण एक तरफ से हटाना चाहिए। वो एक तरफ से क्यों नहीं हटा पा रहे ये नहीं समझ पा रहे। वो एक तरफा कहाँ से चालू होता है? एक तरफा बाटा चौक से शुरू होता है और गल्ला मंडी के मोड़ तक खत्म होता है। रुद्रपुर बाजार है कितना बड़ा साहब, ये तो बताइए। बाटा चौक से हटाना तो बहुत मुश्किल काम है। क्यों? आप समझ सकते हैं? क्यों? मैं क्यों समझ सकता हूँ? खुलेआम में बोल रहा हूँ, क्यों समझ सकता हूँ? आज नहीं हटेगा तो कल कोर्ट से हटेगा। लोग कोर्ट भी तो खुला है। आप कोर्ट की बात करिए, दोनों साइड के नाले बन गए, लेकिन वो मेन जगह तो बाटा चौक वाली हटी नहीं पाई। जाम क्यों लगता है साहब? वही तो बाजार में पानी क्यों आता है? नहीं, पानी तो इस बार हटवा दिया गया। नहीं, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, आप जो बात कोर्ट की कह रहे हैं, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो चीज खाली। हाँ, तो लोग फिर कोर्ट जाने की सोच रहे हैं साहब। नहीं, कोर्ट तो बात गई हुई है, कोर्ट तो नहीं, अब जो गई है। ये मेरे ख्याल में 17 मई को फिर एक दाखिल हो रही है उसमें
ये जनहित याचिका। मैं आपको एक बात, पूरी वीडियो बन गई है बाजार की। मैं बलवंत राय जी एक बात बताता हूँ आपको। मैं आप पुराने अध्यक्ष रहे हैं, आपने 15 साल कार्यकाल का है अपने बेहड़ जी के टाइम पे। बाजार पे PIL इसलिए दाखिल हुई कि दो व्यक्तियों की आपसी लड़ाई थी, ठीक है, जिसमें सर्वसहमति नहीं बन पाई। अगर कोई भी एक व्यक्ति उसमें साझा कुछ समझ लेता तो शायद बाजार ये स्थिति में नहीं आता। उस समय किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी सम्मानित व्यक्ति ने, किसी समाज सेवी ने, किसी बड़े नेता ने इस बात का समाधान करने की कोशिश नहीं की। वजह क्या हुई कि आखिरकार किसी व्यक्ति को इस मामले के लिए कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े, PIL दाखिल हुई, पुराने नक्शे उजागर हुए, चीज़ें उजागर हुई, बाजार टूटा, घन चला। 1 साल बाजार में हमने ड्रिल चलने वाली स्थितियां देखी है। कोने के कई दुकानदार खत्म हो गए हैं, कोने की दुकानें खत्म हो गई, हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर कौन दुकान होती थी या नहीं होती थी। उसके बाद फिर करोड़ों अरबों रुपए का खर्च हुआ, करोड़ों रुपए लगा के फुटपाथ बना और फुटपाथ पे फिर बाजार उसी फुटपाथ पर आ गया है। आज उसी फुटपाथ की लड़ाई हो रही है। ये जो फुटपाथ बना हुआ ना, ये माननीय हाईकोर्ट की अवहेलना है। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि दुकानदार सिर्फ नाली तक रहेगा, नाली तो नजर आ नहीं रही, फुटपाथ बना दिया गया। इसी फुटपाथ को हटाने के लिए तो हाई कोर्ट गए थे लोग। वो माननीय मेयर साहब ने कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये तो जो 17 तारीख को रिट याचिका दायर होगी उसमें पता चलेगा। प्रज्ञा दत्त फाउंडेशन के जो हमारे उनके जो मेन अध्यक्ष हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था हम पुराने वाले जो काम हुआ है उससे अभी संतुष्ट नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हम पूरा बाजार खाली करवाना चाहते हैं। और मौजूदा समय में कहता हूँ कि उनकी लगाई हुई PIL और नगर निगम महापौर दोनों एक ही सुर में बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों के दोनों एक ही सुर में बात कर रहे हैं तो मैं मान लूँ कि बाजार में अभी बहुत कुछ टूटना बाकी रह गया है। देखिए, बार बार एक बाटा चौक से वो गल्ला मंडी तक बाजार कहना, उसकी 5-10 गलियों को बाजार कहना, वो भी मैं उचित नहीं मानता। देखिए, आप वहाँ से अतिक्रमण हटाएं, लेकिन ये बताइए जो किच्छा बाईपास का आप कभी गए कि किच्छा? जी। कहीं बाटा चौक से चलिए शाम को और दूसरे तरफ आ जाइए गांधी भारत। नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ। आप बाजार का कोई भी एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए, उसके चारों दिशाओं में किधर को भी जाइए, ये ठेली वाले हमारे यहाँ भुरानी गांव तक आगे चले गए हैं, रेलवे ट्रैक से आगे तक चले गए और सड़कें वहाँ कंजेस्टेड होने लग गई, वहाँ अतिक्रमण होना चालू हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ठेली वाले वही हैं जो वेंडिंग जोन में गए हैं। उन्होंने वेंडिंग जोन में भी दुकान ले ली। अच्छा, ये काम पता कौन करता है? ये सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है ना, चाहे वो कांग्रेस रही हो हमारे टाइम पे, चाहे हम ही हमारे चेले रहे हो, चाहे वर्तमान में भाजपा के हों, ये लोग क्या होता है, ये 10,000 रुपये ब्याज पे देते हैं 100 दिन के लिए और 100 रुपये रोज उस ठेली वाले से वसूलते हैं। 7,000 रुपये देते हैं, उसके बदले उनको 10,000 रुपये वसूल करते हैं। 7,000 रुपये में से ही 500 रुपये काट लिए जाते हैं। हाँ, उसमें 500 रुपये 6500 रुपये ठेली वाले को मिलते हैं। मरता क्या? लेकिन ठेली वाले को गारंटी देते हैं कि तेरी ठेली कटेगी नहीं। हाँ। फिर वो क्या करते हैं, 1 लाख भी देते हैं उसको 65,000 देते हैं, 35,000 कमा लेते हैं। फिर कि मेरे पैसे ना मर जाएं। हाँ। वो जो ब्याजी हैं, और इस समय तो कई ब्याजी पार्षद भी बने हुए हैं। मजे की बात तो यही, कई ब्याजी पार्षद बने हुए हैं। वो ब्याजी फिर जनप्रतिनिधियों को उन ठेलियों के पास लाते हैं। हाँ। उनको रुतबा दिखाने के लिए, और जनप्रतिनिधि हमारे में उनको पता होना चाहिए कि हमें क्यों ले जा रहे हैं उन ठेलियों के पास। वो उनको पास जाते हैं ये रुतबा दिखाने के लिए, देख ये जनप्रतिनिधि मेरे साथ अगर तू मेरे पैसे नहीं देगा, सारे तेरी ठेली रात को कट जाएगी। वो बेचारा कहीं से अपनी घरवाली के जेवर बेचे या ठेली बेचे या कुछ बेचे, उसका पैसा उसको देना पड़ता। आप बताइए, रुद्रपुर में ठेली वाले कहाँ से थे? मैं आपको बात बताता हूँ। कोविड के बाद जब दोबारा बाजार खुला, जब बहुत लंबे टाइम के वर्षे के बाद बाजार खुला, जब पहली दिवाली आई तो दिवाली के बाद से अचानक से ठेलियों की बाढ़ आ गई। हम उस समय संजय जुनेजा के साथ चलते थे, हमने उसमें कार्रवाई करने की कोशिश की। हमने कहा बाहर से अचानक से लोग आ रहे हैं और आते जा रहे हैं, हमने उस मामले में कहा। लेकिन उसके बाद चुनाव थे सर पर, तो चुनाव के बाद फिर वही राजनीतियाँ चरम पर आई और आज ठेलियाँ रुद्रपुर में इतनी ज़्यादा हो गई कि आप एक हटाओ 2 लग जाती हैं। अरे साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप उनके क्यों नहीं सत्यापन कर रहे? सत्यापन से तो कोई सत्यापन इसलिए नहीं हो रहा, जो भी ठेली वाला आ रहा है वो सत्तारूढ़ पार्टी का ब्याज खो रहा है वो बुला रहा है। क्योंकि जब तक वो ब्याज पे ठेली वालों को देगा, उससे पैसे खाएगा, तभी तो करेगा। कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है सत्तारूढ़ पार्टी में, कोई किसी और समाधान क्या है इसका? और कोई समाधान एक ही है, जो ठेली वाले आपने उनको दिया है उनसे सख्ती से पूछताछ करे पुलिस। तुम्हारा ठेली वालों से ठेली जब्त कर ली जाए, ठेली जब्त कर ली जाए और उन दुकानदारों को भी दंडित किया जाए। उनकी दुकानों के आगे नोटिस लगवा दिया जाए कि अगर तुमने दुकानों के आगे ठेली खड़ी करी पैसा कमाने के चक्कर में, तो तुम्हारा फूड लाइसेंस या GST लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और उस दुकान को भी ताला मार देना चाहिए। एक बड़ा सवाल, इस शहर से अतिक्रमण तभी खत्म होगा, नहीं तो माननीय विकास शर्मा जी जितना जोर लगा रहे, इस शहर के दुकानदार बहुत मतलबी दुकानदार है।
ये जब किसी के नहीं हुए साहब इस शहर के दुकानदार, तिलकराज भेड़ ने इतना कुछ कर लिया, राजकुमार ठुकराल ने इतना कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, ये दुकानदार किसी के नहीं सकते। मैं तो विकास शर्मा जी की इतनी बात की तारीफ़ करूँगा, उन्होंने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का जो बीड़ा उठाया है उसके साथ मैं तन मन धन से हूँ। और विकास शर्मा की इस सोच को मैं तारीफ़ करता हूँ महापौर की, कि उन्होंने शहर का हित सोचा। लेकिन उन्होंने शहर का सिर्फ एक ही लाइन पकड़ रखी है, बाटा चौक से गल्ला मंडी वाली, वो गलत है। ये काशीपुर बाईपास रोड लेना नहीं, काशीपुर बाईपास के लिए मेरे से उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा काशीपुर बाईपास का जो प्रोजेक्ट है ये विधायक जी का अधीन है, विधायक जी ने इस पर अपनी वो एक प्रोजेक्ट तैयार करा हुआ है, वो इसमें करते हैं। विधायक जी ने एनएच के टूटने के बाद ये कहा था कि मैं 1 से 1.5 महीने में काम कर दूंगा, और मेरे ख्याल में आज आप खुद देखते हैं 2 साल। यही तो रोना है साहब, कोई तो विधायक जी का अच्छा होगा क्या? मैं क्लियर कर दूं, मैं बलवंत जी मैं क्लियर कर दूं। मैं आज एक यहाँ पर अपने मन से खुले तौर पे घोषणा करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 साल यानी कि 2027 के चुनाव तक भी इस बाईपास पर कोई काम नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होगा कि लोग वोटों की राजनीति में पड़ गए। कोई तो विधायक जी का ड्रीम सपना होता है, कोई महापौर जी का ड्रीम सपना है। जो विधायक जी भाई उन्होंने कहा जी मेरा ड्रीम सपना है मैं रुद्रपुर को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, मतलब ये बाटा चौक से लेके गल्ला मंडी तक स्मार्ट सिटी बन जाएगा। नहीं, मैंने कल उन्होंने बात करी, उन्होंने एक गली वाइज सारी बातें कही है, उन्होंने पूरा कहा है। उन्होंने कहा मैं पूरे जो इसकी परिधि है बड़े चौराहे से लेकर बस अड्डे तक, वहां से गाबा चौक तक और इसके बीच की कहीं जगह मानते ना, इस बात को मान लिया। अगर विकास शर्मा जी की ये सोच है तो मैं विकास शर्मा जी की सोच को प्रणाम करता हूं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात तो एक बात मैं बताऊं, जो मैं किसी अधिकारी की इतनी जल्दी तारीफ नहीं करता, माननीय विकास शर्मा जी सम्मानित महापौर हैं, उनको तो ये अपने आप को गौरवशाली समझना चाहिए कि उनको वर्तमान में जो नगर आयुक्त मिले हुए हैं दुर्गापाल जी, उस जैसा अधिकारी मिला हुआ है, शहर के हित में जो सोचता है, व्यापारियों के हित में जो सोचता है, जो शहर के लिए काम करना चाहता है, ऐसे अधिकारी कहाँ जैसे दुर्गापाल जी अधिकारी हैं। नगर आयुक्त जो हैं बहुत अच्छे अधिकारी हैं भाई साहब, उनके अंदर सोच है शहर के विकास करने की। भाई साहब मैं तो 1-2 बार मिला हूँ, और मेरा नाम वो जानते हैं, मैं इतना जानता हूँ कि नरेश दुर्गापाल है, वो नहीं जानते होंगे कि इनका नाम बलवंत अरोड़ा है। क्योंकि मेरी राजनीति की जहाँ बात करी आपने, 2011 जब आई और यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, तो हमने उस समय तिलकराज भेड़ जी को समझाया, ये विधायक थे, हमने कहा आपको मोहल्लों में जाना चाहिए, इस समय दंगा हुआ है। हमारी बात उनको कैसी लगी साहब, उन्होंने हमें बिल्कुल ही पीछे धकेल दिया, हमें व्यापार मंडल के सरपरस्ती से हटा दिया, हमें पंजाबी सभा में हटा दिया। मेरी राजनीति का अंत मेरे उस समझाने से हुआ, और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मैं तो मुँह पे कह रहा हूँ। अगर हम हट गए तो हमारे जो गुरु हैं वो भी हट गए, वो भी यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी है। भक्त के पूजने से भगवान बड़ा होता है, जब भक्त के पूजने से तो भगवान बड़ा होता है। हम तो आज भी उनकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। भक्ति नहीं रहा तो भगवान को पूजेगा कौन? भक्ति नहीं तो कौन पूछेगा, सही बात है। चलिए साथियों, ये थे मेरे साथ बलवंत राय अरोड़ा जी। 15 साल व्यापार मंडल की राजनीति में अपनी जीवन का एक अहम हिस्सा दिया है, और अचानक से राजनीति से गायब होने की जो आज उन्होंने वजह बताई है। लेकिन एक बात और कहूँगा साहब, 1 मिनट, अब मेरा स्वास्थ्य धीरे धीरे सही हो रहा है, मैं राजनीति के उस शिखर पे आना चाहता हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, लेकिन अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करके, लोगों की बातें जानकर, लोगों की लड़ाई लड़कर, बिना राजनीतिक मंच के मैं शहर में एक बार प्रवेश जरूर करूँगा। साल लगे 2 साल लगे, इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल राजनीति वैसी नहीं रह गई जैसी आप छोड़ के गए थे। वैसे तो नहीं रही, लेकिन लोगों को जागरूक करने। अब मुझे बड़ी बात हल्की लगी, कल संजय जुनेजा जी ने कहा कि कल शहर में आंदोलन होगा, ये होगा। अब बताइए ना, लोग जनप्रतिनिधि, और जैसे प्रीपेड मीटर का मुद्दा था साहब, कहाँ चलेगा मुद्दा, कहाँ गया मुद्दा, कहाँ गया? या तो मुद्दा उठाते ही मत, अरे आगे प्रीपेड मीटर लग गए, सड़क से लेकर सदन तक गया, सड़क से सदन तक मुद्दा गया, फिर वो मुद्दा गया कहाँ? मीटर तो लग रहे हैं साहब, और दबा के लग रहे हैं, और मान्य हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक ने तो सबसे पहले तो मंगता से लगाया, पता नहीं किस खुंदक में लगाया, मुझे समझ में नहीं आया सब। विधायक ने बिजली नहीं देना उनको, तो बिजली फ्री मुफ्त होनी, तो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन साहब शहर का तो हित है। अब हमने वो डंपर वाला मुद्दा उठाया साहब, मैं भी उसमें खूब बोला, आपने सुना होगा जी, और वो मुद्दा भी मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि जो भी हों, जिनके पीछे हम आँख मूंद के, हम तो लोग चमचे हैं ना, हम लोग चमचे हैं साहब, हमारी गिनती चमचों में होती है। पहले अच्छे में होती थी, अभी संजय जुनेजा, बलवंत अरोड़ा, जितने भी हैं, कुछ शिव अरोड़ा के चेले हैं वो भी चमचे हैं,
कुछ महापौर जी के हैं वो भी चले। ये वो चमचागिरी अब हम कर रहे हैं। अब हम ये नहीं कर रहे कि शहर के लिए काम करना है या दुकानदारों का हित करना ना। अब हमने ये दिखाना है, राजनीति का प्रारूप मनोज छाबड़ा जी हैं या कोई भी है, कि हम अपने जनप्रतिनिधि की चमचागिरी में कौन से नंबर पे है। वो चमचो एक वो है सब स्केल, मापदंड कि आज चमचागिरी पे हमारा 17वां नंबर है, आज 16वां नंबर है, आज 15वां नंबर है, 14वां नंबर है। अब तो वो देखा जा रहा साहब। अब शहर का भला नहीं सोचा जा रहा, चाहे वो बलवंत अरोड़ा हो, चाहे संजय जुनेजा हो, चाहे मनोज छाबड़ा हो, चाहे वो सुनील ठुकराल हो, चाहे वो गुरमीत सिंह हो। मेरे को बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। सब लोग अपना अपना स्केल देख रहे हैं कि मेरा स्केल 20 नंबर से 17 नंबर पे कब हुआ, 17 नंबर से 15 नंबर पे कब हुआ। शहर का ही तोरा होने दो, व्यापारी शहर में नहीं आ रहा मत आने दो, हमारा तो स्केल ऊपर जाना चाहिए। जितनी चमचागिरी करोगे, आजकल तो अखबारों में भी आता है, टीवी में आता है, पैसा सबसे ज़्यादा किसके पास, या नेताओं के पास या ब्यूरोक्रेट के पास। चलिए, तो साथियों ये थे बलवंत अरोड़ा, जो खासे नाराज़ हैं बाज़ार की मौजूदा राजनीति को लेकर, जिन्होंने बाज़ार व्यापार को लेकर भी तमाम बातें कही हैं और बाज़ार में हो रहे अतिक्रमण को लेकर भी कही है। बहुत सारे नामों से पर्दाफाश किया है और अब ये लाइन बहुत लंबी खींचने वाली है। हालांकि उम्र के इस पड़ाव में 64 साल उम्र हो गई है और एक लंबे समय से राजनीति से दूरी बनाए हुए थे स्वास्थ्य लाभ के कारण, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं वापसी आना चाहता हूँ। लेकिन मैं बात उनको भी ये कह देना चाहता हूँ और ये मैं बात सबको बता देना चाहता हूँ कि राजनीति अब वैसी नहीं रही है जैसी कुछ साल पहले हुई थी। कुछ साल में राजनीति का जितना व्यापारीकरण हुआ है उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और यही बात है कि जिसकी वजह से आज राजनीति इतनी गंदी होती चली गई है और लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में अपना लाभ उठाने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। पहले की राजनीतियाँ और थी, जब लोग समाज के और सामाजिक मुद्दों पर बात करते थे। आज के डेट पर मंच से भाषण बड़े बड़े दिए जाते हैं, लेकिन उसका ज़मीनी बातों से कहीं तक दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। मैं फिर वो कहता हूँ, राजनीति का मतलब उस सेवा में से अपने हिस्से का मेवा निकालकर इतनी भली बाती कटक जाना है कि किसी को हवा तक ना लगे। नेताओं के भाषण का ज़मीनी स्तर पर और आम आदमी की जीवन से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं होता है। अब देखना यह है कि बलवंत राय अरोड़ा की और बल्लू अरोड़ा की दूसरी पारी बाज़ार में किस तरीके से होती है। अग्रिम बधाइयाँ आपको दोबारा से मेरी ओर से और मेरी पूरी टीम की ओर से। तो साथियों, बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे साथ। मैं अनिल रावत अपने सहयोगियों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद आप।